मैं वही बात करी, कालाबाजारी होती होगी जैसे तुम तो यह बात उछाली पत्रकार ने। मैं सहमत हूँ जी, पत्रकारों ने ये बात उछाली, कालाबाजारी होती है। तो आप और साल के इस 1 महीने में प्लीज मौसमी मेंढक बन करके मत आइएगा। डॉक्टर सुदेश चहल पुनिया को किसी का रहमो करम नहीं चाहिए। पेरेंट्स की अपनी मनमानी चल रही है। अगर किसी पेरेंट्स के अंदर इस मुद्दे पे बात करने की, मैडम पेरेंट्स को क्यों आड़े हाथ लो आप? क्योंकि पेरेंट्स की तो आपने भी जरूरत पड़ा है, स्कूल में तो आपके भी बच्चे हैं। सर आपकी आंखें तब क्यों नहीं खुलती? आप चौड़ी छाती करके अपना स्टेटस लगाते हो, मेरा बच्चा फर्स्ट आया, उस फर्स्ट की कैटेगरी पे 10 बच्चे खड़े। कभी आपने स्कूल टीचर से सवाल किया? हिम्मत नहीं है। अनुरोध तो पत्रकार बंधुओं से, भाई आप समाज का चौथा स्तंभ है, आप इस समाज को संभालिए, बरगलाइए मत। आप में से कितने पत्रकारों की हिम्मत है जो किताबों की कालाबाजारी आप कह रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स कह रहे हैं, आप मेरे से आकर के मिलिए और मेरा ऑर्डर लीजिए। अब आपके बच्चे को किडनैप करके ले गए। भाई आज का इंटरव्यू अपना बड़ा खास रहने वाला है। क्योंकि फ्रेम में जो आप चेहरा देखने लग रहे हैं, संघर्ष का मैं एक दूसरा नाम कहूँगा, मतलब संघर्ष का पर्यायवाची भी कहेंगे। नारी शक्ति का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण मैडम सुदेश चहल पुनिया जी, इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे कि बड़ा स्ट्रगल करके ने आगे बढ़े हैं, बड़ा नाम कमाया इन्होंने। और टीचिंग के साथ साथ मतलब एक एम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल होने के साथ साथ समाज सेवा के हर कामों में अपने आप को मतलब अग्रणी पंक्ति में रखें मैडम। तो सारी बात टू दी पॉइंट पूछने का काम मैडम पे ही करांगे। तो मैम अपने चैनल पे आपका बहुत स्वागत है अभी हरियाणा पे। नमस्कार अभी जी, आपके सभी दर्शकों को डॉक्टर सुदेश चहल पुनिया की ओर से हाथ जोड़ करके राम राम। तो मैडम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्योंकि हम बहुत सारी मेरी मातृशक्ति के माता बहनों के या फिर जो इन्फ्लुएंसर उनके या फिर जो संघर्ष करके ने जिन्होंने मतलब ख्याति प्राप्त करी है, अपना नाम कमाया है, उनके इंटरव्यू या पॉडकास्ट अपने चैनल पे दिखाते रहे वहाँ जी। तो मैडम हर किसी का बचपन होया कर है, बचपन तो हो के ने फिर वो मतलब आगे जीवन चला कर है। तो आपका बचपन किस तरह का रहा है, पहले तो उन्हें पूछेंगे आप। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा है सर। मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार के, अभी तो हांसी में हम लोग आ गए हैं, माडा गांव के जो है की बेटी हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और हम 6 बहन भाई हैं जी। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, हमारे गांव में उस समय 5वीं तक का स्कूल था, सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट स्कूल था और आज भी 8वीं तक का ही है। आज भी बड़ा स्कूल हमारे गांव में नहीं है। एक मेरे ही कजन ने 12th तक का भी प्राइवेट स्कूल कुछ समय पहले स्टैब्लिश किया है। ये हांसी से जींद रोड का गांव है माडा। मैं बहुत छोटे से ग्रामीण आंचल से एक किसान फैमिली में मेरा जो है वो जन्म हुआ, लेकिन मेरे फादर को जो है वो शिक्षा से लगा लो या ज्यादा बेटियां होने के कारण उनको ये लगा लो कि भाई हम 4 बहनें हैं। अच्छा बहन 6 थी, 2 बचपन में ही जो है वो परमात्मा के पास चली गई। अच्छा। तो उनको शिक्षा से बड़ा लगाव था कि भी इतनी बेटियों को अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो वो अच्छी परवरिश और एक अच्छी शिक्षा जी। और आज शायद हम चारों ही बहनें जिस मुकाम पे हैं वो हमारे पेरेंट्स की देन है जी। 5th क्लास में उस समय जब कोई साधन संसाधन नहीं होते थे, मेरे पिताजी ने हमें तैयारी करवाई और मेरी जो 6th से 12th की जो एजुकेशन है वो नवोदय स्कूल से हुई। उस समय नवोदय के लिए सेम ऐसे ही एंट्रेंस होता था जैसे आज होता है जी। वही 80 सीट के लिए पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के हजारों बच्चों का कंपटीशन होता था जी। पेरेंट्स का सपना और हमारी मेहनत, मुझे नवोदय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। नवोदय से मैं मिडिल स्कूल पास करने के बाद 8th के बाद, क्योंकि ग्रामीण आंचल में थे तो मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। अच्छा। और आपको पता है कि हर बच्चा सेफ जोन ढूंढता है, मैंने भी ढूंढा। बिल्कुल। जब मेरे पिताजी हॉस्टल में मिलने आए तो मैंने उनको कहा कि पापा मैं पीछे राजस्थान खेलने गई थी और वहाँ सारे सब्जेक्ट हिंदी में हैं, तो आप मेरा माइग्रेशन राजस्थान में करवा दो। एक समझदार पेरेंट्स और एक समझदार टीचर्स कैसे बच्चे को तराशते हैं ये मैंने अपनी लाइफ से ही सीखा। तो जब मेरे फादर ने ये चीज़ हमारे प्रिंसिपल सर को रखी, उस समय जो हमारे प्रिंसिपल होते थे वो साउथ से थे, उन्होंने कहा कि सर बिटिया का ये सुझाव आया कि वो राजस्थान जाना चाहती है। तो सर ने कहा सर बच्चा तो सेफ जोन ढूंढेगा, बेटी इंग्लिश से डरती है जी। हम किसी चीज़ से डर के जब तक भागेंगे तो वो डर हमारे ऊपर और हैवी होता रहेगा। उन्होंने मेरा नाम, हमारा जो आंध्र प्रदेश में माइग्रेशन जाता था, हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट मेदक के अंदर वरंगल में स्कूल था, वहां पर नॉमिनेट कर दिया जी। और उसमें बाद में फिर इफ एंड बट नहीं होता था, ऑप्शन नहीं था कि या तो आप यहाँ पढ़ेंगे या वापस गांव जाएंगे। तो गांव जाने का मैं आपको बता चुकी कि वहाँ प्राइमरी तक का स्कूल था, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था।
मेरे फादर और टीचर के डिस्कशन से मैं हैदराबाद गई जी। वहाँ से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। तो वहाँ पे मतलब हम लोगों ने जो 6th क्लास से हमारी पीढ़ी ने इंग्लिश सीखना शुरू किया था, मेरी जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हुई एजुकेशन की। जब मैंने देखा कि साउथ के छोटे छोटे बच्चों का रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ें, वहाँ से मेरे अंदर एक एजुकेशन की ललक पैदा हुई। और मैं जब भी घर आती थी तो मैं अपने फादर को हमेशा बोलती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो आपने जहाँ भी भेज दिया। मैं बहुत पढ़ लिख करके, जब भी मेरे से कोई पूछता कि आप क्या करोगे, जॉब करोगे, मैं बोलती थी नहीं, मैं एक स्कूल इस्टेब्लिश करूंगी। और एक शुरू से ही मतलब ये सपना था मैंने जब से होश संभाला। अच्छा। मेरे को सपना तो ये बाद में बना सर, पहले टीस थी कि एजुकेशन वो चीज है जिसके लिए पेरेंट्स से बच्चों को दूर होना पड़ता है जी। तो मैंने मतलब अपने पेरेंट्स को कहा कि भाई मैं स्कूल बनाऊंगी। फादर कहते थे कि स्कूल क्यों बनाएगी? मैंने कहा स्कूल इसलिए बनाऊंगी, गांव में स्कूल नहीं है, इसलिए मुझे आपसे इतनी दूर रहना पड़ता है। हैदराबाद से सर मैं साल में सिर्फ 2 बार अपने पेरेंट्स के पास आ सकती थी बाय ट्रेन जी। तो बहुत रिस्की था उस समय लड़कियों को बाहर भेजना। एक बहुत बड़ा मतलब मैं मेरे फादर का कलेजा कहूंगी और मैं आजीवन उनको उनकी सोच के लिए सलाम करती हूँ। और मैं आज भी ऋणी हूँ नवोदय स्कूल पावड़ा के मेरे जितने भी टीचर्स रहे जी। आज भी मुझे 30 साल नवोदय से पास आउट हुए हो गए हैं। 2000 से मैं पास आउट हूँ, 26 साल में हम लोगों ने, आज भी हम उनके संपर्क में हैं। तो मैं समाज को यही कहना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे के जीवन को दशा और दिशा देने के लिए अभिभावक और टीचर से बड़ा रोल किसी का हो नहीं सकता। सही बात। फिर आगे की जो पढ़ाई है मैम वो मतलब किस तरह की रही? +2 के बाद? +2 के बाद मैंने जो है फादर ने मेरा एडमिशन करवाया हिसार DN कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन रही जी। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की दिल्ली से जी। तो मेरा धीरे धीरे जो है वो मूड बना कि मुझे ऐसा ओहदा चाहिए कि मैं शिक्षा का जो ये एजुकेशन सिस्टम है अपना हरियाणा का, इसको कैसे बदल पाऊं। मुझे यहाँ हरियाणा में वापस आने के बाद सबसे ज्यादा टीस होती थी हेल्प बुक्स को लेकर के कि हेल्प बुक्स जो है वो बच्चों को पंगु बनाती हैं। मैंने अपना सतर बढ़ाया और फिर मैंने KVS ज्वाइन किया। मेरी BEd रही है जाट कॉलेज हिसार से जी। स्टडी के साथ साथ जॉब ज्वाइन की, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन की मैं तलाश में थी वो मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं मिली। कुछ समय के लिए मैंने अपने ही विद्यालय में, जहाँ की मैं स्टूडेंट रही हूँ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था नवोदय, वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती गई तो एक चीज़ मेरे समझ में आई कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मेरा लालन पालन हुआ है, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं आसपास के, उनके जीवन को कैसे सुधार किया जाए जी। तब मैंने एक प्रण लिया कि मुझे स्कूल खोलना है। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले कहाँ पे स्कूल को स्टेबल करा? स्कूल स्टेब्लिश करने के लिए सर मैंने सबसे पहले अपने मायके में बात रखी। तो अमूमन जो हरियाणा की लड़कियों को जवाब मिलता है, मुझे भी मेरी माँ की तरफ से वही जवाब मिला कि पढ़ा दी लिखा दी, अब अगले घर भेज देंगे अगले जाने और तू जाने, भाई हम अपने यहाँ तो स्कूल नहीं खोलना। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखो हर इंसान को एक टीस होती है। मैंने शादी के बाद वही चीज आकर के अपने यहाँ घर में रखी कि वे मुझे अपना स्कूल बनाना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो यहाँ से भी मुझे वही जवाब मिला कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा काम तो कोई भी छोटा नहीं होता, जॉब भी छोटी नहीं है, रिस्क तो जीवन जीने में भी है। अपनी आजीविका के लिए एक किसान खेत में जाता है, वहां पर भी रिस्क है। एक दुकानदार शॉप पे जाता है, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे बैठे, रिस्क कहाँ नहीं है? देयर इज नो लाइफ विदाउट रिस्क। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर इन लॉज की तरफ से मेरे पास एक कंडीशन आई, मैं जॉइंट फैमिली की, गांव बेणाखेड़ा की जो है पुत्र वधू हूँ। किसान परिवार से ही मेरा जन्म था और किसान परिवार में ही मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, वो शादी के बाद ही उनकी जॉब जो है उन्होंने ज्वाइन की है जी। उससे पहले हम लोग इकट्ठा बरवाला के अंदर एक कोचिंग सेंटर जो है वो चलाते थे। वहाँ हमने काफ़ी प्रयास किया बच्चों की शिक्षा को लेकर के बदलने का। लेकिन कोचिंग एकेडमी पे भी आपके पास कुछ सिलेक्टेड बच्चे आएंगे, आप बेस रूट पे काम नहीं कर सकते। तो मैंने धीरे धीरे जो है बरवाला में, उमरा में, दनोदा में, अलग अलग जगह स्कूलों में सर्वे किया और अपनी लाइफ को उस तरीके से तैयार किया। अपनी फैमिली को मैंने कन्विंस किया कि मैं एक सामान्य जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मुझे हरियाणा के इस शैक्षणिक स्तर को बदलना है, तो इसके अंदर मुझे डूबना होगा जी। मैंने एक फाउंडेशन ज्वाइन की, रावगुरु फाउंडेशन के नाम से। हरियाणा बिगेस्ट टैलेंट सर्च का हम लोग एग्जाम करवाते थे जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी अभी जी आपके दर्शकों को कि अगर हम किसी चीज को लेकर के लगन से लगते हैं ना तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता। कोविड से पहले ऑल ओवर हरियाणा में
1350 स्कूलों को फिजिकल विजिट करने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। 1,18,000 बच्चों को हमने उस परीक्षा के अंदर बैठाया। हमने वो परीक्षा 11th 12th से स्टार्ट की थी, फिर 9th 10th में लेके आए, फिर 6 to 8 में लेके आए, और 18 में जब जस्ट बिफोर कोविड हम लोगों ने 3rd से लेकर के 12th तक 4 चरणों में हम वो परीक्षा करवाते थे। और उस परीक्षा का उद्देश्य था ग्रामीण आंचल के छिपे हुए जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को तराशने का। आज हर स्कूल में कहीं ओलंपियाड के नाम से, कहीं स्कॉलरशिप के नाम से एग्ज़ाम हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल भी ले रहे हैं। 2011 से अगर कोई बंदा कहता हो कि हम ओलंपियाड करवाते थे, इस तरह की परीक्षा करवाते थे, तो वो आकर के ज़रूर मिले, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ राह ग्रुप फाउंडेशन ने गांव-गांव जा करके हमारी टीम ने इसको किया था। 3rd 4th क्लास के बच्चों को OMR सीट दिखाने वाली हमारी पहली टीम थी कि क्यों ग्रामीण आंचल के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पिछड़ जाते हैं। उनको वो सीट आफ्टर 12th जब वो कंपटीशन में जा करके बैठते हैं तब नज़र आती है। तो उस चीज़ पे हमने काम किया, और 2019 में अपने ही इन-लॉज से बात करके हमने अपना खुद का स्कूल आंचल माँ का एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जो वो स्टार्ट किया, बरवाड़ा से जींद रोड खड़गपुनिया में। जी, तो मैडम एक चीज़ देखी हमने, मतलब आप बच्चा ने साथ शिक्षा के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ में, चाहे वो खेलना की बात कर लें या फिर और जो गतिविधियां हुए हैं, मतलब बच्चा नू को नहीं पढ़ाई तो ही बच्चा का मतलब वो कर सका, बच्चा किसी भी फील्ड में अपना फ्यूचर जो है सेट कर सके पढ़ाई के साथ साथ। तो मैडम या जो मतलब कुकर दिमाग में आई आपका बच्चा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ में आगे बढ़ाएंगे? जैसा अभिषेक मैंने आपको बताया कि 2011 से ही जो है वो एक प्रोफेशनल टीचिंग से मैं जुड़ी हुई थी। 11 से पहले मैं स्टूडेंट भी थी और टीचर भी थी, मैं पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी साथ साथ, ये मेरा पैशन शुरू से रहा है। तो 11 के बाद जब हमने ये परीक्षाएं करवाना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे कंपटीशन फेस किए, और हर लेवल का, चाहे वो HTET है, CET है, CTET है, स्टेट है, हर एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई है। तब भी मैं पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। तो हमने एक चीज़ देखी कि लोग जो है वो क्या कहते हैं कि भी NCERT आप पढ़िए। कब आप किसी भी एससी के टेस्ट कैंडिडेट का आप इंटरव्यू ले लीजिए, वो क्या कहेंगे कि NCERT पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन पढ़ते क्या है वो आफ्टर 12th इस जर्नी में जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ हमें +2 के बाद पढ़नी है और वो सिलेबस 6 ऑनवर्ड का है, तो फिर क्यों ना हम उसको शिक्षा के साथ साथ पढ़ाएं। एजुकेशन है क्या, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पद्धति है जो इंसान की जीवन शैली को बदलती है, सिर्फ किताबी ज्ञान शिक्षा नहीं है। अगर मैं किताबी ज्ञान में रहती तो आज हो सकता है मैं एक अच्छे ओहदे पे होती, नो डाउट। आज भी मैं इतना मादा रखती हूँ कि ठीक ठाक से मेरे तैयार किए हुए बच्चे, आप एयरफोर्स में चले जाएं, नेवी में चले जाएं, निट में चले जाएं, ट्रिपली में चले जाएं, हिसार की अच्छी नामी एकेडमीज के साथ मैंने काम किया है, बरवाला में खुद का इंस्टीट्यूट चलाया है, नामी स्कूल्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, ब्रांडेड स्कूल्स के साथ मैंने काम किया है। हाँ, ब्रांडेड स्कूल की जब बात आवा है, आज आप देखा, हाँ, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं या समाज के अंदर भी मतलब रवा तो बात चल रहे हैं भाई, घने बड़े ब्रांडेड जो स्कूल है नहीं उड़े, उन स्कूलों में मतलब लूटा खसूटी ज्यादा है, लूट है, वो तो लूट की दुकान है। मतलब बच्चा ने कापी किताब का नाम पर लूट ले हैं, ड्रेस का नाम पर लूट ले हैं। तो इस बात में मैडम ऐसा है विजी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से हिसार और बरवाड़ा के पत्रकारों को भी एक मैसेज दिया था, और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन पत्रकार भाइयों से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे आकर के वो मेरे साथ जो है ना वो लाइव बात करें। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लूटपाट। देखिए, स्कूल, हम स्कूल्स की कैटेगरी मान सकते हैं, ब्रांडेड स्कूल कह सकते हैं, एक्सपेंसिव स्कूल कह सकते हैं, बजट स्कूल कह सकते हैं, रूरल और जो है वो अर्बन स्कूल की उनको कैटेगरी दे सकते हैं। छोटा बड़ा पैमाना हो सकता है हर स्तर पे, लेकिन क्या साल के इसी महीने में सबको स्कूल वालों की लूट नजर आती है? बाकी 11 महीने कहाँ जाते हैं? अब मैं भी अपना एक स्कूल रन करती हूँ। अब सपोज कीजिए आपके जितने भी दर्शक हैं सबके घरों में बच्चे हैं, क्या कोई स्कूल वाला, क्या मेरी इतनी गुंजाइश है मैं किसी के घर से उसका बच्चा उठा लाऊंगी और उसके ऊपर अपना सिलेबस थोप दूंगी? कतई नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें बच्चा चाहिए, पेरेंट्स को शिक्षा चाहिए, जहाँ बच्चे का, पेरेंट्स का और टीचर का एक म्यूचुअल कंसर्न होता है, हम उसी स्कूल में भेजते हैं ना। बहुत सारे अभिभावक अपने स्टेटस के चक्कर में मेरा बच्चा हिसार जा रहा है, बच्चे को 100 किलोमीटर ट्रेवल करवाते हैं, ये कौन सी समझदारी है? मेरा बच्चा सीकर जा रहा है, ये कौन सी समझदारी है? आपने अपने आसपास के क्षेत्र के कितने स्कूलों को विजिट किया?
अभी मैं बात कर रही थी कि हमने रिसर्च की एनसीईआरटी बुक्स, जब हमें 12th करके ग्रेजुएशन करके फिर फाउंडेशन की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, तो क्यों ना हम बच्चों को बचपन से ही वो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा दें। सर मैं राव ग्रुप फाउंडेशन के तहत ऑन रिकॉर्ड आपको अभी 2011 के बाद का मेरे पास रिकॉर्ड है। नरेश सेलपाट जी, सुदेश चहल पूनिया जी, बहुत सारे स्कूल संचालक हमारे साथ मिले हुए हैं। हम लोग एक बुक बैंक चलाते हैं और हमारी विडंबना देखिए, मैंने उमरा में बुक बैंक चलाया, दनोदा में बुक बैंक चलाया, खरक में बुक बैंक चल रहा है। खुली हम पोस्ट डालते हैं कि 6ठी से +2 तक किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी की किताबें चाहिए, पुरानी किताबें वो हमारे से ले जाए, किसी बच्चे ने एग्जाम दिया वो हमारे को दे जाए। हम जरूरतमंद बच्चों को बुक्स प्रोवाइड भी करवाते हैं और किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो दे के भी जाते हैं। कल भी मेरे पास 2-3 गवर्नमेंट टीचर्स का फोन आया, जी हमारे पास बच्चों की बुक्स हैं, उनके पर्सनल बच्चों की जिनके वो पेरेंट्स हैं। तो मैडम देखो एक लेवल आने के बाद जो उन फैमिलीज के बच्चे पुरानी बुक्स यूज नहीं करते, तो हमने कहा जी बुक्स पुरानी नहीं होती हैं, कागज कभी पुराना नहीं होता। मेरे पास आज तक भी अपने बचपन की, जब से मैंने होश संभाला था, एक एक किताब है, मैं आज भी उनको पढ़ती हूँ, मुझे आज भी उनसे उतना ही लगाव है। तो हमने एक बुक बैंक की स्थापना की कि आप पुरानी बुक्स देके जाएं और जिस क्लास की आपको चाहिए वो लेकर के जाएं। एक भी स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल का बच्चा हमारे पास नहीं आया। और जो ये तथाकथित पत्रकार और अभिभावक जो ये मीडिया पर आकर के, कल मैं हिसार में भी देख रही थी, बरवाड़ा में भी देख रही थी, भाई दुकानदारों ने लूट मचा रखी है, ये चीज लूट मचा रखी है। भाई पहला ऑर्डर तो मेरा ले लो, नर्सरी से लेकर के केजी तक जो किंडरगार्टन हमें जेबीटी और बीएड में पढ़ाया जाता है, शायद 90% अभिभावकों को भी और टीचर्स को भी इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। किंडरगार्टन पद्धति जो मतलब खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा। सर जब लोगों ने जेबीटी बीएड आप लोगों ने नॉन अटेंडिंग कर ली, दुकानें आपने चलानी शुरू कर दी, पड़ोसी का बच्चा गोयंका में जा रहा है, पड़ोसी का बच्चा, मैं बिल्कुल बाय नेम में बोल रही हूँ, आरपीएस में जाता है, यदुवंशी में। किसने आपको कंपेल किया भाई? एक ऑनर का नाम मुझे बताइए। क्या चंद्रा जी आपके घर आए थे? क्या पवित्र राय जी आपके घर आई थी कि आप मुझे बच्चा दे दिए? क्या वो आपके बच्चे को किडनैप करके ले गए? ये एक स्कूल ऑनर के तौर पे नहीं, एक शिक्षिका के तौर पे ये टीस बोल रही है कि आप प्लीज समाज की उस इकाई को बचा करके रखिए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ करके पहला अनुरोध तो पत्रकार बंधुओं से, भाई आप समाज का चौथा स्तंभ है, आप इस समाज को संभालिए, बरगलाइए मत। आप में से कितने पत्रकारों की हिम्मत है जो किताबों की कालाबाजारी आप कह रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स कह रहे हैं, आप मेरे से आकर के मिलिए और मेरा ऑर्डर लीजिए। 10 स्कूलों का ऑर्डर मैं देती हूँ, 1 से 5वीं के, हमारी स्ट्रेंथ आप लेके जाइए, मैं पर्सनली पॉकेट से पे करूंगी और बच्चों को किताबें बांटने की हिम्मत रखती हूँ। इतना मैंने मेरे अर्न कर रखा है अपने व्यक्तिगत उस पे। जो बुक बैंक का आपने जिक्र कराया मैम, उसका क्या मतलब प्रोसेस चला है, किस तरह उसमें बुक दी जाऊं बच्चा ने? सर जैसे मेरे ही विद्यालय में मैं 2005 से टीचिंग करती आ रही हूँ, प्रोफेशनल टीचिंग 2011 के बाद मैंने ज्वाइन की। तो जब हमने देखा कि सीनियर लेवल पे जाने के बाद लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, तो जितने भी स्कूल हमारे से कंसर्न थे, जहां जहां भी मैं प्रिंसिपल रही, वाइस प्रिंसिपल रही, कोऑर्डिनेटर रही और 2019 से मैं खुद का स्कूल रन कर रही हूँ, मेरे पास टोटली एनसीईआरटी किताबें हैं जी। एनसीईआरटी का सिलेबस जब एनसीईआरटी चेंज करती है, इस साल 9th की जैसे एक बुक चेंज हुई है, 8th के कुछ सिलेबस की सूचना है, कुछ चीजें गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स आती रहती हैं, लेटर आते हैं, वो चेंज होता है समय समय पे। एनसीईआरटी की बुक्स सस्ती हैं, उनका सिलेबस लेंथी नहीं है, उनमें टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं। तो वो चीजें जो स्कूल पढ़ा रहे हैं, ये तथाकथित अभिभावक उन स्कूलों को फिर पिछड़े स्कूलों का दर्जा देते हैं। अच्छा, मतलब जिन स्कूलों के बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं जी, उनको कहते हैं क्या? उनको कहते हैं ये पिछड़ा हुआ स्कूल। अच्छा। फिर इनको टीस होती है। अब अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशन लगवाएंगे, आप प्राइवेट पब्लिकेशन लगवाएंगे, फिर एक बात भी कहते हैं पेरेंट्स तो जी, नुके प्राइवेट स्कूलों में तो रट्टा मरवाओ, रिटर्न प्रक्रिया पे जोर रखा है, बस रट्टा मार के और नंबर है जो परसेंट है जो, इनकी कोई मतलब नहीं। और एक और मैडम, एक और जोड़ूंगा साथ में, मतलब किसी क्लास में अगर 25 बालक हैं तो उन्होंने सारे पोजीशन काट देंगे, 25 तक थर्ड पोजीशन काट देंगे, वो बालक भी खुश है और अभिभावक भी खुश है, हमारा बच्चा थर्ड आया है, ताकि अगली साल भी हमारा एडमिशन ले ले। इस बात में कोई दो राय नहीं सर, मैं खूब देखती हूँ समाज में ये चीजें और आपकी बातों से मैं सहमत भी हूँ। लेकिन पेरेंट्स भी तो उन स्कूलों में जाते हैं, अभी हमने नाम लिया ना, पेरेंट्स उसी स्कूल में जाता है। मेरे पास यहाँ पेरेंट्स दाखिले के लिए आता है, मैं अपनी आप बीती बताती हूँ। हमने एक टेस्ट लिया और पेरेंट्स को दिखाया, जी बच्चे को ये आता है। पेरेंट्स कह रहे हैं जी पिछले स्कूल में तो 95% आए थे। एक ऑन कैमरा में ये चीज बोल रही हूँ, भाई 95% का आप रिपोर्ट कार्ड भरवा के ले जाओ जी, अगर आपका एडमिशन हो रहा हो तो, बच्चा जज लग रहा हो तो।
सारे ही बच्चे 95% के हो गए। कोरोना में 3 साल तो बच्चों की सिर्फ क्लास प्रमोट हुई है, नॉलेज तो प्रमोट ही नहीं हुई। जब नॉलेज प्रमोट नहीं हुई तो वो परसेंटेज कहाँ से आ गई? आपकी आंखें तब क्यों नहीं खुलती? आप चौड़ी छाती करके अपना स्टेटस लगाते हो, मेरा बच्चा फर्स्ट आया, उस फर्स्ट की कैटेगरी पे 10 बच्चे खड़े। कभी आपने स्कूल टीचर से सवाल किया? हिम्मत नहीं है, क्योंकि स्टेटस के चक्कर में आपने वहां एडमिशन करवा रखा है। आप जो ये बजट स्कूल हैं, जो स्कूल स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स की अपनी मनमानी चल रही है। अगर किसी पेरेंट्स के अंदर इस मुद्दे पे बात करने की, मैडम पेरेंट्स को क्यों आड़े हाथों लो आप? क्योंकि पेरेंट्स की तो आपने भी जरूरत पड़ा है, स्कूल में तो आपके भी बच्चे हैं। सर मैं आड़े हाथों, देखो मतलब अभी जी मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी कटाक्ष नहीं कर रही जी। यहाँ पर आमने सामने दो पक्ष बैठे हैं। आप पत्रकारिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मैं उस कड़वी सच्चाई से अवगत करवाना चाह रही हूँ अभिभावकों से कि भाई जो समाज के अंदर हो रहा है उसके लिए दोषी कौन है? हम दोषी है ना। हम स्टेटस के चक्कर में जब मोटी मोटी किताबें, जब हम स्कूल में दाखिले के लिए जाते हैं, क्या आप टीचर्स से मिलते हो कि आपके टीचर्स की क्वालिटी क्या है? क्या आप तब बुक्स की लिस्ट लेते हो कि आपके स्कूल में कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी? अगर आप बुक्स की लिस्ट नहीं लेते, अगर आप पेरेंट्स से नहीं मिलते, तो फिर कालाबाजारी और लूटपाट और इस तरह के, ये देखो ये बड़े अपमानजनक शब्द हैं। मैं अनुरोध कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारों से भी और अभिभावकों से भी, देखिए हम इस समाज की एक बहुत अहम कड़ी हैं और बचपन से जब से मैंने होश संभाला है हम एक चीज सुनते आए हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए जी। कि हर कोई कहता है कि सबसे पहला जो है गुरु होता है, और एक टीचर होने के नाते मैं कहती हूँ कि पहला गुरु माता पिता होते हैं। अगर आप अपने माता पिता और अपने शिक्षक के कहे अनुसार कार्य करते हैं, मैंने अपने जीवन का आपको बताया कि मेरा कंप्लीट श्रेय आज मैं जो भी हूँ वो मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को, तो फिर आज के समाज में क्यों नहीं? तो प्लीज मेरी आप लोगों से आग्रह है कि इस अच्छे एक इज्जतदार ओहदे को, इस पैसे को आप बदनाम ना करें। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो नशा माफियों को टोक करके देखिए, ड्रग माफिया को टोक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कालाबाजारी क्या होती है। टैक्स चोरी करने वाले लोगों से देखिए, और साल के इस 1 महीने में प्लीज मौसमी मेंढक बन करके मत आइएगा। डॉक्टर सुदेश चहल पुनिया को किसी का रहमो करम नहीं चाहिए। आपके अंदर मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ, आप मुझे बच्चा दीजिए, मैं तैयार करके दूंगी। रीडिंग, राइटिंग, एक्टिविटी, एक एक चीज को मैं ऑन कैमरा डिफाइन करने को रेडी हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स में इतने चैप्टर हैं, इतने दिन में सिलेबस कवर हो जाता है, इतने दिन गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग 220 दिन स्कूल लगता है, 110 दिन में हम स्कूल का सिलेबस कवर करवाते हैं। पेरेंट्स को तो तकलीफ होनी ही होनी है। मैं भी पेरेंट्स हूँ। एक नागरिक होने के नाते जब लाइन में लगना लगे तो हम भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, और जब हमारे सामने कोई दूसरा लाइन में लगता है तो वो हमें भ्रष्टाचार नजर आता है। तो प्लीज इस दोहरी चीज से आप बचिए। अगर कहीं बुक्स की कालाबाजारी हो रही है, कोई स्कूल आपको ड्रेस के लिए कंपेल कर रहा है, बुक्स के लिए कंपेल कर रहा है, तो आप उस स्कूल से जाकर के व्यक्तिगत मिलिए, उस बुक सेलर से जाकर के व्यक्तिगत मिलिए। बिना नाम के शिक्षा और पत्रकारिता दोनों बहुत इज्जतदार पैसे हैं। इन पैसों को जो है वो समाज में बने रहने दीजिए। टीचर की इज्जत अगर बच्चा नहीं करेगा, पेरेंट्स नहीं करेगा, तो बच्चा कहाँ से करेगा? तो ये चीज़ आप सोच लीजिए। मैं एक शिक्षिका बाद में हूँ, पहले एक माँ भी हूँ। पहले भी मतलब मैं जो है, शायद लोग मेरे को कहते हैं कि विवादों से नाता है मैडम का, या जो है वो मैं इस तरह की गलत चीज़ें, कमियां जो है समाज की बर्दाश्त नहीं कर पाती। पीछे भी एक जातिगत आंदोलन में भी मैं बड़ा खुल करके बोली थी कि प्लीज़ हमारी असली जो फसल और नस्ल हैं वो हमारे बच्चे हैं, और उनका प्रारंभिक शिक्षक जो है उनके माता पिता हैं, उसके बाद गुरुजनों की बारी आती है। तो मेरा हाथ जोड़ करके आपके सभी दर्शकों से, अभिभावकों से, शिक्षा से जुड़े लोगों से और पत्रकारों से विशेष आग्रह है कि प्लीज़ मौसमी मेंढक बन करके बाहर मत आइए। अगर किसी को भी इस मुद्दे पे बात करनी है तो खुल करके, मुझे बाकी स्कूल संचालकों का नहीं पता, बाकी शिक्षकों का नहीं पता, मैं पूरी तरह से आपका एक एक पर्सन का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप हमें एनसीईआरटी के बुक्स तैयार कीजिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहती, 10 स्कूलों में तो मैं अपने खर्चे पे बुक लगाने के लिए तैयार हूं। और मुझे ही भाई अपने 25 साल के इस करियर के अंदर जो मैंने बुक्स अपनी लगा रखी हैं गवर्नमेंट की, एनसीईआरटी की, हर साल हमें फेस करना पड़ता है। फोटोकॉपी करवा के हम दे रहे हैं। अगर किसी के पास एनसीईआरटी का स्टॉक है तो दीजिए। सबसे पहले इंक्वायरी मेरे स्कूल की कर लो।
आज नहीं, 2019 से जब से स्कूल को मैंने स्थापित किया और इससे पहले मैं जहाँ जहाँ रही हूँ, हर उस स्कूल के अंदर एनसीईआरटी का बुक बैंक है। ऑन कैमरा कह रही हूँ, किसी बच्चे को एनसीईआरटी की पुरानी किताबें चाहिए तो ले जाएं, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो हमें दे जाएं। बुक्स के अभाव में किसी बच्चे की शिक्षा जो वो नहीं छूटनी चाहिए। और मेरे भाई ये मोटे मोटे बुला करके कैमरों में रिकॉर्डिंग करवा रहे हो स्टेटस के स्कूल चक्कर में, पहले स्कूल में दाखिले से पहले बुक्स और ये सारी चीजें तय कर लिया करो। अगर गुंजाइश नहीं है तो प्लीज एक लाठी से सबको मत हाँकें। बड़ी तकलीफ होती है, दिल को टीस होती है एक शिक्षिका के तौर पे कि हमारा समाज गलत रास्ते पर जा रहा है। तो प्लीज अभी जी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप पर्सनली भी अपने पत्रकार साथियों को ये मैसेज दे दें कि मौसमी मेंढक बनकर के साल के इस महीने में पत्रकारिता के ऊपर ये लांछन ना लगवाएं, शिक्षक के ऊपर ये लांछन ना लगवाएं। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, ये एक समाज को सुधारने का एक बीड़ा है। कड़िया कड़िया तो होता होगा मैडम जी, जाए तो तुमती ये बात उछाली है सर। मैं वही बात करी, कालाबाजारी होती होगी, जाए तो तुमती ये बात उछाली पत्रकारों ने। मैं सहमत हूँ जी, पत्रकारों ने ये बात उछाली, कालाबाजारी होती है। तो आप, मैं उन पत्रकारों से ये चीज पूछ रही हूँ, भाई क्या उस स्कूल वाला जबरदस्ती आपके बच्चे को ले गया? जबरदस्ती तो नहीं ले गया, लेकिन ना? अपना देहात में गांव में अपन बेरा है भाई, जो मतलब जमींदारा के बालक हो, जमींदार लोग हैं, बोले पाले होंगे बेरत को नहीं होता इतना, तो अवेयर थोड़े हुए इतने। देखो नहीं, वो तो जुगर स्कूल वाला कहते हैं कर लेंगे, मैंने बोले वाले लोग। अभी जी आज हरियाणा केरला को टक्कर देने जा रहा है। आज हरियाणा के हर घर में सर्विस है, पढ़े लिखे लोग हैं, अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। फिर कोई तो टीचर होगा, आप सरकारी टीचर से जाके ले लो, ये सलाह तो वो भी दे देगा आपको कि भाई आप बच्चे को कहाँ पढ़ाओ। अब लोग कहते हैं जी सरकारी स्कूल में, मैं इस चीज के कतई विपक्ष में नहीं हूँ कि भाई आप सिर्फ प्राइवेट में एडमिशन करवाओ। आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, वहां सारी सुविधाएं हैं। प्राइवेट में आप पढ़ाओ, वहां सारी हमारा जो सिस्टम है ना, वो इसके लिए दोषी है। ना प्राइवेट शिक्षक दोषी है, ना सरकारी शिक्षक दोषी है। अभी आप जाकर के सरकारी स्कूलों में देखो, सारे के सारे टीचर ट्रेनिंग पे हैं। वहां टीचर ही नहीं तो बच्चों को रोकेगा कौन? वही चीज मैं पत्रकारों को कह रही हूँ। आप कह रहे हो भाई कालाबाजारी हो रही है, आपने नहीं, मैं नहीं कह रहा, 29 लाख की बात आई है, तो उस बात का मैं जवाब मांग रही हूँ ना कि भाई साल के एक महीने ये मौसमी मेंढक क्यों याद आ जाती हैं? ये चीज है भाई, कालाबाजारी करें। मैंने तो 25 साल तो मेरे को इस करियर में आए होंगे, उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करके ही मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ। इतने सालों में मैंने एक पत्रकार के अंदर हिम्मत नहीं देखी कि कभी ड्रग माफिया के खिलाफ, नशे के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ या भाई टैक्स चोरी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई हो। आज आप किताबों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तो मैं आपसे ये मांग रही हूँ भाई, हमारा कौन सा स्कूल संचालक साथी कालाबाजारी किताबों की कर रहा है? आप बताओ, हमें भी पता चले, हम भी उससे बात करें भाई मत करो कालाबाजारी। किताबों में क्या खाना खा लिया उसने? अगर वो प्रिंटिंग रेट के बिना दे रहा है, जब आप दाखिला करवाने जा रहे हो बच्चे का, तो स्कूल में क्या चीज देखते हो? बड़े बड़े शीशे लगी बिल्डिंग आपको चाहिए, बड़ा सारा ब्रांड आपको चाहिए, आपको अपना बच्चा फर्स्ट रैंक पे चाहिए। आप बच्चे से पूछते हो पेरेंट्स से कि भी इसने, आपके टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे बच्चे को क्या सिखाया जाएगा और कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी? जब दाखिले के टाइम नहीं पूछते तो ये बाहर आकर के प्लीज इस तरह की पब्लिसिटी मत करें। तो भाई ये सुदेश चहल पुनिया जी बिल्कुल डंके की चोट पे बोलने लग रही हैं, और मतलब आपसे ही सवाल पूछने लग रही भाई, इस तरह की बात मतलब बिना तथ्य के अगर बोलो हो तो तथ्य दिखाओ, उसमें तथ्य तो दिखाने का हाँ, मतलब तथ्य आप दिखाइए। और मैं फिर भी खुला कह रही हूँ, अभी जी आपके चैनल पे आप खुले पर्सन ले लीजिए भी, शिक्षा में यहाँ समस्या है, वो एक खुला मंच आप लगाइए, सभी शिक्षकों को वहां बुलाइए एरिया के, अकेले मुझे नहीं, 10-20 स्कूल संचालक साथियों को और बुला लो, शिक्षकों को बुला लो, अभिभावकों को बुलाओ, तो इसके ऊपर खुला आप तर्क वितर्क कीजिए। प्लीज उस प्रोफेशन को बदनाम मत करो जो समाज की दिशा बदलने के लिए कार्यरत है। और बिल्कुल भाई, शिक्षा मतलब केवल ऐड तक सीमित नहीं है कि शिक्षा में नौकरी दे दे भी इस काम चलेगा। शिक्षा का मतलब संस्कार भी हुआ है, शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास भी हुआ है, शिक्षा का मतलब जीवन शैली होता है। शिक्षा का मतलब जीवन शैली हो, शिक्षा का मतलब दुकानदारी को नहीं जी, दुकानदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं दुकानदारी हो रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप बताइए तो सही। मतलब टीस इस बात की होती है कि जब इस तरह की बातें आएंगी तो किस तरह से बच्चे शिक्षक का जो वो इज्जत करेंगे, कैसे बच्चे मतलब टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि इसके अंदर एक व्यापारी है। अगर कोई व्यक्ति विशेष उस तरह का कार्य को अंजाम दे रहा है तो आप उससे मिलिए। स्कूलों में ड्रेस क्यों लगाई जाती है? बच्चों में अमीरी गरीबी का भेद खत्म हो जाए।
स्कूल ने ड्रेस कोड का कलर दे दिया, आप कहीं से जाकर के खरीदो। और कई स्कूल वाले तो मैडम स्पेशल मतलब शॉप बता दे मोड़े तो खरीदनी है अपने स्कूल की ड्रेस उसे पे मिलेगी शॉप पर, उनमें कमीशन भी हो जाए कहीं का, नू भी सच्चाई है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल है ये धंधा। मैं जा सकता इसे धंधा तो मतलब कालाबाजारी है नहीं। जय तो पत्रकार आवाज ठान देंगे मैडम अभी जी एक बात बताइए कि सुदेश चैलपुनिया के पास आप अपने बच्चे का एडमिशन लेकर के आ गए और मैंने आपको एक पर्ची थपा दी कि जी आप वहां से किताब ले आओ, वहां से ड्रेस ले आओ, तो आपका हक बनता है ना आप मेरे से प्रश्न करें। हाँ, क्या किसी तीसरे पत्रकार के पास उसका जवाब है? नहीं है ना। आपकी सहमति हुई होगी तभी तो आप लेकर के आए होंगे। मैं कह रही हूँ एम स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई है, बरवाड़ा के हर बुक शॉप वाले से मेरी बात होती है, पेरेंट्स जाएगा, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ पहले तो पर्ची लिख दी भी एनसीईआरटी की आप क्लास बताओ, किताब आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती, कोई संशय रहता है, वो बात करवा देते हैं, हम वो भी दिलवाते हैं। अगर कोई स्कूल वाला ऐसा करता है तो अभिभावकों को पर्टिकुलर स्कूल के साथ ही एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब मैडम सहमति एक अलग चीज है, हर प्रेशराइज करना वह गलत बात है, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं वही चीज तो पूछ रही हूँ कि मैं प्रेशराइज कैसे कर सकता हूँ? आपको नहीं कह रहा मैं जी आपकी तो बातें नहीं कर रहा, मैं आपके साथ तो बात कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम की बात करने लग रहा हूँ। किसी भी स्कूल ने प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कोई भी स्कूल कैसे प्रेशराइज कर सकता है? बच्चा आपका है, अगर स्कूल की टर्म कंडीशन आप सहमत नहीं हो रहे तो आप उस स्कूल में दाखिला ही मत दिलवाओ ना। ये बात है कि बस लास्ट मतलब मैंने जो पूछा कि भाई आप देखते क्या हो जब एडमिशन करवाने जाते हो? सही बात है। तब तो आप देखते हो बड़े बड़े शीशे, चकाचौंध, स्टेटस पे लगाने के लिए पहला रैंक। आप टीचर की क्वालिफिकेशन देखते हो, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन देखते हो, वहां की बुक्स के बारे में जानते हो। पहले इन चीजों पे काम कीजिए। मेरिट इस, मैं किसी पेरेंट्स के खिलाफ नहीं हूं, किसी स्कूल संचालक के खिलाफ नहीं हूं। मेरी जो टीस है पिछले कई वर्षों से हर साल मैं बोलती आई और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे को मेरे साथ डिस्कस करने के लिए एक्सेप्ट किया कि मैडम मैं आऊंगा। मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि समाज को जोड़ने वाली कड़ियां, शिक्षक और पत्रकार, इसको बदनाम ना किया जाए। अगर कोई चीज हो रही है तो उसको बाय नेम खुल करके उसको विचार विमर्श किया जाए, इसके लिए खुला दरबार लगाया जाए। कोई भी स्कूल अगर आपको प्रेशराइज करता है तो फिर फैसला पेरेंट्स लें, वो स्कूल बदले, ना कि काम करने वाले स्कूलों को साल के इस महीने में आकर के आप एक गुरु की महिमा के ऊपर चोट करने का अगर काम करते हैं तो टीस होती है। बिल्कुल, यह एक नंबर की जेन्युइन बात लास्ट में सुदेश चैलपुनिया मैडम ने बता दी है भाई। जहाँ पे नू लागे अभिभावकों को भाई हमारे को प्रेशराइज करा जाओ है भाई, पूरी मतलब ज़्यादा कंडीशन लगा दी जाओ है, तो जैसा कि मैडम ने कहा वो स्कूल में एडमिशन न दुआओ, स्कूल बते रहे हैं जरा आपने अच्छा लगा पे स्कूल है। हम पढ़ते थे तो गांव में इक्का दुक्का स्कूल होता था, आज तो हमारे गांव में 10-10 स्कूल हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन आपके पास, आप ऑप्शन लीजिए, आप उनसे जाकर के मिलिए, आप बरगलाए क्यों जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। जो भी चीजें हैं उनको स्पष्ट कीजिए। और पुनः कह रही हूँ, ऑन कैमरा कह रही हूँ, 6 to 10th किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी की किताबें जमा करवानी है तो भी एम स्कूल के दरवाजे खुले हैं, लेनी है तो भी खुले हैं। किसी भी बच्चे का बुक्स के अभाव में अगर शिक्षा बाधित है, किसी भी क्षेत्र का है, तो आप अभी की पोस्ट पे जो है वो कमेंट छोड़ दें, अपना एड्रेस छोड़ दें। हम कोशिश करेंगे कि पोस्टल से भी भिजवा पाएं, तो किताबों के लिए तो कम से कम शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो भाई ये मैडम के विचार आपने कुकर लागे, आप सारे जो है सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने जरूर बताइए सारे, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए भाई। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। थैंक यू। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।